we would love if we would earn money from the sales of songs, but we don't. सिंगर्स को गाने के लिए पैसा नहीं मिलता। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। ये गाना अरिजीत सिंह के नाम से जाना जाता है, पर यह गाना अरिजीत ने नहीं, मनोज मुतस्सिर ने 15 साल पहले लिखा था। क्या आपको पता है जेनजीज के फेवरेट बीटीएस और के पॉप सिंगर्स क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ जाएंगे, यहाँ तक कि क्या बोलेंगे, ये सब उनकी म्यूजिक लेबल कंट्रोल करते हैं। और ये सिर्फ के पॉप में ही नहीं बल्कि बॉलीवुड और हॉलीवुड में भी होता है। इन सिंगर्स की लाइफ इनके म्यूजिक लेबल कंट्रोल करते हैं, बट म्यूजिक लेबल तो बस प्यादे हैं, राजा कोई और है। आज हम जानेंगे म्यूजिक इंडस्ट्री का ऐसा साइड जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। I prayed for death every day, every night. मुझसे मैं लड़ नहीं पा रहा था उससे। भाई हाँ बता दो ना क्या किसका कमबैक नहीं हो रहा। सितंबर 2020 कान्ये वेस्ट ने एक ट्वीट करा जिसमें वो अपने ग्रैमी अवार्ड को कमोड में ढालकर ये बोलते हैं कि म्यूजिक लेबल सिंगर्स को स्लेव बनाकर रखते हैं। और उस वक्त कान्ये वेस्ट रॉकफेलर म्यूजिक लेबल के साथ कॉन्ट्रैक्ट में थे और वो कॉन्ट्रैक्ट कान्ये ने पब्लिक कर दिया, जिसे देखकर पूरी दुनिया शॉक हो गई क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे चीज़ें लिखी थी जिसे हम और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और ये सिर्फ हॉलीवुड या बॉलीवुड सिंगर्स के साथ ही नहीं बल्कि के पॉप इंडस्ट्री में भी होता है, और वहाँ तो हालात इससे ज़्यादा ख़राब है। ये सिंगर्स क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या बोलेंगे, यहाँ तक कि कैसे चलेंगे, सब कुछ म्यूज़िक लेबल डिसाइड करते हैं। बट इतना सब कुछ करने के बाद भी सिंगर्स को पैसा नहीं मिलता, और ये बात अरमान मलिक ने बियर बाइसेप के पॉडकास्ट में कहा था, जिसे नेहा कक्कर, आदित्य नारायण और आतिफ असलम ने सपोर्ट करा। बट सवाल ये आता है कि ये म्यूजिक लेबल कर कैसे पाते हैं, इनके खिलाफ कोई आवाज़ क्यों नहीं उठाता। चलिए सबसे पहले जानते हैं ये स्टार्ट कैसे हुआ। बात है 1980s की, जब म्यूजिक इंडस्ट्री ग्रो कर रहा था। उस वक्त हर तरह के म्यूजिक, चाहे वो फोक हो, हिप हॉप हो या हार्ड रॉक, इनके लाखों फैंस थे। बट इन सिंगर्स के पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंचने के लिए। उस वक्त आए म्यूज़िक लेबल्स, जिनके पास बहुत बड़ी डिस्ट्रीब्यूटिंग नेटवर्क थी। तो ये लेबल्स कुछ अच्छे सिंगर्स को चुनकर डील साइन करवा लेते और इनके गाए हुए गाने को हर जगह डिस्ट्रीब्यूट करते, सीडीज़ में, थिएटर्स में, टीवीज़, रेडियो, हर जगह। यहाँ तक कि जितने भी ये कॉन्सर्ट करते, शोज़ करते, इन सब में से जो भी पैसा बनता उसका 85% रख के 15% इन सिंगर्स को दे देते। बट 1999 में जब इंटरनेट आया और यूट्यूब, नैपस्टर, स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूजिक जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आने लगे, जिस ज़माने में लोगों को गाना सुनने के लिए रेडियो सुनना पड़ता था, टीवी शोज़ देखने पड़ते थे, सीडीज़ और लेबल खरीदने पड़ते थे, वही इन प्लेटफॉर्म की आने की वजह से अब उसकी ज़रूरत नहीं थी। वो ईजिली गानों को सुन सकते थे, जिसकी वजह से म्यूज़िक लेबल्स को बहुत नुकसान होने लगा और आर्टिस्ट को फ़ायदा। कैसे? तो देखो, जब म्यूज़िक लेबल गाना रिकॉर्ड करके डिस्ट्रीब्यूटर को देते तो डिस्ट्रीब्यूटर से ये एप्लीकेशंस म्यूज़िक राइट्स ले लेते और अपने प्लेटफॉर्म में बजाते, और जो भी रेवेन्यू होता उसके 75% खुद रखते और बाकी का 25% आर्टिस्ट को दे देते। जहां एक तरफ सीडी, लेबल, टीवी शो, थिएटर में म्यूज़िक चलाकर म्यूज़िक लेबल 85% रेवेन्यू रखते थे, वहीं अब सिर्फ सीडी बेचकर जो पैसा आता वही रखते हैं, और ये चीज़ उनसे देखा नहीं गया। ये वो वक्त था जब म्यूज़िक लेबल ने एक मास्टर प्लान बनाया, और ये वही जगह था जहां से हर एक आर्टिस्ट की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो इस मास्टर प्लान में म्यूज़िक लेबल उभरते हुए सिंगर्स को लेते और उन्हें कहते कि आपके अंदर बहुत टैलेंट है, आप बहुत बड़े सितारे बनने वाले हो, ये लो 50 लाख रुपए और हमारे लेबल के साथ जुड़ जाओ। हमारा लेबल ही आपको वो फेम दिलवाएगा जो आप डिज़र्व करते हो। इतना पैसा और ये बातें काफ़ी थी किसी भी आर्टिस्ट को फंसाने के लिए। उन आर्टिस्ट से ये लेबल एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते जिसमें आर्टिस्ट कितना गाना गाएगा, वो गाने कहाँ बजेंगे, कब बजेंगे, कितनी बार बजेगी, सब लेबल कंट्रोल करते हैं। अब वो आर्टिस्ट गाना गाएगा लेकिन उसके पैसे उसे नहीं मिलेंगे, और जितना भी पैसा वो गाना अलग अलग प्लेटफॉर्म से बनेगा वो सब लेबल रखेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर वो आर्टिस्ट का ही परफॉर्म करता है तो उससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा उसमें से भी म्यूज़िक लेबल अपना कट रख लेंगे। ये सब जानते हुए भी आर्टिस्ट कुछ कर नहीं सकता क्योंकि वो इस ट्रैप में फंस गया है। लेकिन वही दूसरी तरफ हनी सिंह और डिवाइन जैसे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट भी है जिन्होंने बिना किसी म्यूज़िक लेबल के ऊंचा मुकाम हासिल करा है। अगर बात करें हम हनी सिंह की, तो भले ही उन्होंने टी सीरीज़ और सोनी जैसे लेबल के लिए गाना गाया है, बट स्टिल ही इज़ एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। बट सब इंडिपेंडेंट सॉन्ग हिट नहीं होते।
फॉर एग्जाम्पल घर से दूर और इल्ज़ाम। आप में से बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिन्होंने बादशाह का ये गाना सुना होगा। क्यों? क्योंकि ये बादशाह के इंडिपेंडेंट प्रोड्यूस सॉन्ग है। लेकिन वही दूसरी तरफ पानी पानी और जुगनू हम सब ने सुना है, क्योंकि ये लेबल्स के बनाए हुए गाने हैं। तो आर्टिस्ट को म्यूजिक लेबल के साथ जुड़ने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है फेमस होने के लिए। यही एक बेनिफिट मिलता है आर्टिस्ट को, और वो है फेम। सिंगर्स को तो फेम मिल जाता है, लेकिन इस इंडस्ट्री में कुछ ऐसे भी आर्टिस्ट हैं जिन्हें ना तो फेम मिलता है और ना ही पैसा, और वो है राइटर्स। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। ये गाना के राइटर मनोज मुतस्सिर है, बट आप में से ज़्यादातर लोगों को पता नहीं था। लेकिन क्यों? क्योंकि ये भी लेबल कंट्रोल करते हैं। वो सिर्फ सिंगर्स का फेस जनता के सामने रखते हैं, लिरिसिस्ट का नहीं। बट डू यू नो व्हाट? म्यूजिक लेबल तो बस प्यादे हैं, इनका राजा कोई और है, और वो है माफियास। बॉलीवुड और माफिया का बहुत पुराना कनेक्शन है। क्या आपने नोटिस करा है, जिस ज़माने में बॉलीवुड अरिजीत सिंह के गाने से भरा रहता था, वही अरिजीत सिंह को आज इक्का दुक्का गाना मिलता है। सेम विद सोनू निगम, क्योंकि वो दोनों ने सलमान खान का मजाक उड़ाया था। सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे इंडिपेंडेंट सिंगर्स को जिन्हें आज कोई काम नहीं मिलता, क्योंकि माफिया नहीं चाहते। और माफिया सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं, हॉलीवुड में भी है। ये लोग सिंगर्स और म्यूज़िक लेबल को यूज़ करते हैं अपना ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए। वो म्यूज़िक वीडियोस में अपना ब्लैक मनी डालते हैं, जिससे उसका ओरिजिन ढूंढना नामुमकिन हो जाता है, और वो बहुत आसानी से अपने ब्लैक मनी को वाइट कर लेते हैं। ये माफिया डिसाइड करते हैं कौन सा सिंगर इनके लिए गाना गाएगा। इनफैक्ट मूवीज़ में भी कौन सा एक्टर इनके बताए हुए मूवी में एक्ट करेगा। अगर किसी ने मना करा तो उसका